सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। आज प्रोग्राम का आगाज़ में एक अफसोसनाक खबर से करना चाहूँगी, जो कि यह कि दहशतगर्द फिर से सर उठाने लगे हैं और इस बार अमन के दुश्मनों ने लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया। सड़क पर नस्ब IED फटने से धमाका हुआ, जिसमें पाक फ़ौज के कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए। ये सुनकर मेरी तरह आप सबका दिल गम से फट जाएगा कि शोहदा में शामिल कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास शहीद की 19 जून को शादी तय थी, जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। शादी कार्ड बांटे जा चुके थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो फूल सेहरे में सजने थे वो शहीद के जस्ते खाकी पर निछावर हुए। क्या हालत होगी वालिदैन की, बहन भाइयों की, शहीद की मंगेतर की। उनके गम का अंदाज़ा शायद कोई नहीं कर सकता। और दूसरे शोहदा की अगर बात की जाए तो शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर का ताल्लुक ज़िला इस्कर्दू से है, जिन्होंने 31 साल तक दिफाए वतन का फरीज़ा सर अंजाम दिया। शहीद ने सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 5 बेटियां छोड़ी हैं। गज़र के लांस नाइक हुसैन अली खान शहीद ने 14 साल पाकिस्तान आर्मी में खिदमत अंजाम दी और सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े। सिपाही मंजूर शहीद का ताल्लुक गिलगित से था और उन्होंने सोगवारान में अहलिया और 3 बेटियां छोड़ी हैं। लांस नाइक मोहम्मद अनवर शहीद का ताल्लुक ज़िला गांचे से है। ऐसे होते हैं मुहाफ़िज़ जो अपनी सबसे कीमती चीज़ यानी जान भी वतन पर वार देते हैं। और अब दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इन कुर्बानियों की कदर नहीं करते। कितना दुख होगा शोहदा के वारिसों को जब कुछ लोग सियासत के नाम पर इन शहीदों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करें, उनके मुजस्मों की बेहुरमती करें। मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर बैठकर भाषणबाजी करना बड़ा आसान है। जो ख़ुद को ये कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं ना, ज़रा निकलें मैदान में, एसी वाले कमरों से, ठंडे मुल्कों से ज़रा बाहर निकलें, मैदान में निकलें और दहशतगर्दों का सामना करके दिखाएं। होश ठिकाने आ जाएंगे इन शतुंगड़ों के जो वतन की हिफाजत में मामूर इदारों पर उंगलियां उठाते हैं सारा दिन बैठ के कीबोर्ड पर। मैं कहती हूँ कि टूट जाएं वो उंगलियां जो इन शहीदों पर उठती हैं। और यही वो डिजिटल दहशतगर्दी है जिसका जिक्र आर्मी चीफ ने किया। ये जैसे दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी होता है ना। मैं कहती हूँ कि ऐसे ही जो डिजिटल दहशतगर्द है शतुंगड़े, इनका खात्मा भी बेहद ज़रूरी है और इन्हें भी मुँह तोड़ जवाब देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसमें ताख़ीर ना की जाए, देर ना की जाए, ताकि आइंदा किसी को भी मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारों पर हमले करने की हिम्मत और जुर्रत ही ना हो। एग्जाम्पल सेट करें, कोई भी शहीदों की यादगारों पर मुजस्मों की तस्दीक करने की हिम्मत ना करे। क्या इन्हें खबर नहीं है कि जब हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं, आराम से सोते हैं, तो यही मुहाफिज अपनी नींदें कुर्बान करके हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। और कितने ये बेशरम लोग हैं, ये जो सोशल मीडिया के शतुंगड़े हैं, कि फिर ये उन्हीं पर हमलावर होते हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं। अगर हमें दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो पहले मेरा ये ख्याल है कि ये डिजिटल दहशतगर्दी का गला भी घूंटना होगा। ये उतनी ख़तरनाक दहशतगर्दी है, डिजिटल दहशतगर्दी शदीद ख़तरनाक है। अब आप देख लें कि एक ऐसे इदारे के ख़िलाफ़ ये सारा दिन ट्वीट्स करते हैं जो लोग अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे लिए, ताकि हम सुकून की नींद सो सकें। और दूसरी तरफ आप देख लें कि आज़ादी इज़हार के नाम पर ये कर क्या रहे हैं, उनको क्या सिला दे रहे हैं। शहीदों की तस्दीक की जा रही है, वहाँ पे उनके जो वारिस हैं उनको उनका दिल आज़ारी की जा रही है, इस तरह की हरकत की जाती हैं। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि सियासत के लिए रियासत को दाव पे लगाने वालों से हुकूमत को अब आहनी हाथों निमटना होगा। अब ये सिलसिला जो तूल पकड़ता जा रहा है और रोकने की ज़रूरत है, वरना ऐसे नहीं चलेगा। बढ़ती हूँ मैं अपनी अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के जो लाजवाल रिश्ता है, इसका तो सबको पता है, किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तरह के गर्म सर्द मौसम में दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। और इन ताल्लुकात में गर्म जोशी उस वक्त भी आई जब 2015 में नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में हमने देखा कि चीनी क़यादत के 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबे ने तरक्की की नई राहें खोली। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी दोनों मुल्कों के जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पर इसने पहुँचाया। लेकिन बदकिस्मती से कह लें कि जैसे ही नून लीग की हुकूमत की मुद्दत पूरी हुई
और तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो 3.5 साल के मुख्तसर से अरसे में पाक चीन राब्तों में गर्म जोशी की जगह हम कह सकते हैं कि सर्द महरी ने ले ली और सी पैक मनसूबे तातुल का शिकार हो गए। चीनी कंपनीज़ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बढ़ते चले गए। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पहले दौरे हुकूमत में और अब फिर चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें वही एक बलबला अंगेज़ी लाने के लिए, गर्म जोशी लाने के लिए कमर कस ली है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब का जो हालिया 5 रोज़ा दौरा चीन है, यकीनी तौर पे इसी सिलसिले की कड़ी है। अच्छा, खबर ज़रा सुनिएगा कि चीन के सदर से तवील मुलाकात में जो दोनों रहनुमा हैं इनके दरमियान इसी बात पर इत्तफाक हुआ है कि सी पैक मनसूबे को अपग्रेड किया जाए और सिक्योरिटी, मुआशी और जो तजारती ताल्लुकात हैं वो भी बढ़ाए जाएँ। और इस दौरे की जो ख़ास बात है वो ये भी है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम में कलीदी किरदार अदा करने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी दोनों मुल्कों के जो दरमियान होने वाले मुज़ाकरात हैं उसमें शरीक हुए। और इस दौरे की जो कामयाबी, इसकी दलील ये है कि दोनों ममालिक में मुफाहमत की 32 याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें कि एक मखसूस सियासी टोला इस दौरे को नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। ये वही टोला है नाजरीन जिसने IMF की डील रुकवाने के लिए ख़त लिखे। अब आप मुझे बता दें कि क्या शहबाज शरीफ जो हैं वो ज़ाती फ़ायदे के लिए चीन गए थे या आर्मी चीफ का कोई अपना ज़ाती मुफाद था चीन के दौरे में साथ जाने का? ये लोग तो इसी कोशिश में कि किसी तरह से मुल्क की मईशत को बेहतर कर दिया जाए। मुझे समझ नहीं आती है कि अगर पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी के मुआशी ताउन के मुआहदे हो जाते हैं तो इससे क्या मुल्क का फ़ायदा नहीं हुआ? अवाम को रिलीफ की सूरत नहीं मिलेगी? फिर क्यों ये लोग इस दौरे को लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिशें कर रहे हैं? इस दौरे को नाकाम साबित करने के लिए सोशल मीडिया के जो शतुंगड़े हैं उनके ज़रिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, दोहराती हूँ कि इन लोगों को समझना चाहिए कि सियासत नहीं, रियासत अहम है। रियासत होगी तो ही सियासत बचेगी। और इन जो शतुंगड़े हैं जो कि खुद को कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, अब इनको रोकना होगा, इनको पकड़ रफ्तार करें, इनके लिए बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट करें क्योंकि सिलसिला मज़ीद नहीं चल सकता और चलना भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। क्रिकेट तो चलनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्रिकेट के हवाले से आप देख लें काफ़ी लोग हमें गुस्से का इजहार करें। मैं ज़रा आपको बताऊं कि मैं क्रिकेट नहीं देखती। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है। मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे क्रिकेट देखने का शौक़ नहीं है। बचपन की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में नहीं बल्कि रेसलिंग में था। मुझे आज भी याद है अंडरटेकर की एक एंट्री होती थी बड़ी एक ड्रामाई अंदाज में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। फिर जॉन सीना, बेटिस्टा, शॉन माइकल, रैंडी ऑर्टन और बड़े बड़े रेसलर्स होते थे। एक मुझे याद है किंग बुकर भी होते थे। अंडरटेकर की अलबत्ता जो एक एंट्री होती थी वो बड़ी एक ड्रामाई अंदाज में होती थी। अच्छा, मुझे शुरू से वो जो मुकाबला था ना रेसलिंग का, जो बड़े ड्रामाई से अंदाज में होता था, वो अपने शहर में जकड़ लेता था और मैं बड़े शौक़ से देखती थी रेसलिंग। लेकिन मैंने देखा कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो तादाद है पाकिस्तानियों की वो क्रिकेट शौक़ से देखते हैं। क्रिकेट लोगों को बहुत पसंद है, बल्कि अगर मैं कह दूँ कि जुनून की हद तक पसंद है तो गलत नहीं होगा। इसीलिए ये जो खेल है ना, हम खेल को खेल नहीं बल्कि कुछ जंग समझ बैठते हैं। और अगर इसमें हमारी टीम हार जाए तो फिर आप ना ही पूछिए कि फिर क्या हालत होती है क्रिकेट के दीवानों की, मतवालों की, कि वो अगर मुकाबला रिवायती रीफ, खासतौर पर रिवायती रीफ से हार जाएँ तो फिर आप ये ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। ऐसा समझा जाता है जिससे खुदा ना ख्वास्ता हमारी टीम ने कोई गुनाह कर दी है, मतलब आप हाथ धो के टीम के पीछे पड़ जाते हैं। अभी जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें हमने देखा कि भारत के हाथों पाकिस्तान की जो शिकस्त है, हार है, उस पर पूरी कौम सोगवार है, गमज़दा है। ठीक है, ये नेचुरल है कि रिवायती हरीफ है, आप अगर उससे हारे हैं गेम में, खेल में, तो आप बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन हार जीत खेल का क्या हिस्सा नहीं होती? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हार भी गेम का हिस्सा है और जो जीत है वो भी खेल का हिस्सा है। अगर टीम मुकाबला करते हुए हारती है तो ये हौसला होता है कि जी मुकाबला तो हमने किया लेकिन बाकी किस्मत पे छोड़ देते, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन भारत के मामले में हमारे यहाँ तो लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि क्रिकेटर्स को कोसने पर आ जाते हैं। ये हार जो होती है ना, कौम से बर्दाश्त नहीं होती है। चलें ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि ठीक है, तकलीफ है जब आपकी टीम हार कर आती है, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जज्बात जुड़े होते हैं, आपके सेंटिमेंट्स होते हैं, आप हर्ट होते हैं। ख़ासतौर पर जब भारत से हम खेल में हारते हैं,
क्रिकेट के खास तौर पर बात की जाए, लेकिन फिर भी टीम को कोसना और तरह तरह की इस तरह की बातें करना ये आपको जेब नहीं देता है। वो हमारे ही खिलाड़ी हैं, वो हमारे लिए ही खेल रहे हैं और वो जानबूझ के नहीं हारे। हार और जीत टीम का खेल का हिस्सा होती है। अच्छा, टीम की सिलेक्शन से लेकर आप देख लें एक्शन तक, हम देख रहे हैं हर चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, हर चीज़ पर तनकीद की जा रही है, उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो मैं ये कहती हूँ जो नाकिस परफॉर्मेंस होती है, नाकिस कारकर्दगी होती है, उसकी वजह है क्या? सिलेक्शन में जो कोताही है, गफलत कोई हुई है या फिर कहीं और इस कोई गफलत हुई है, इसका पता चलना चाहिए ना। आप तह तक जाएं कि ज़िम्मेदार आखिर कौन है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बार भी कुछ लोगों ने खेल में भी सियासी जो स्कोर है वो बराबर करने का खेल को भी ज़रिया बना लिया है और पॉइंट स्कोरिंग जो खेल में भी शुरू कर दी है। जैसे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब शख्सियत, अब इस दफ़ा उनकी जो शख्सियत है वो टारगेट है, उन पर तनकीद की जा रही है, उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि जी एक सहाफ़ी को क्रिकेट बोर्ड की सरबराही आखिर क्यों दे दी गई है। और मोहसिन नकवी साहब ने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब अपनी जो कारकर्दगी है उसका लोहा मनवाया और मोहसिन स्पीड का बड़ा चर्चा हुआ इसी वजह से। लेकिन ये भी सच है कि टीम अगर हारी है, शिकस्त हुई है, तो जाहिर बात है बतौर चेयरमैन पीसीबी तनकीद की जद में मोहसिन नकवी साहब ही आएंगे। लेकिन जिस किस्म की बातें की जा रही हैं वो गलत है। इस हद तक आपको नहीं जाना चाहिए किसी एक शख्सियत को, किसी को भी लेके। अब दूसरी तरफ देख लें कि कोई शिकस्त का मलबा टीम की ट्रेनिंग पर डाल रहा है, कोई अकरबा परवरी का रोना रो रहा है और कोई सिफारिशी कल्चर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अच्छा, वजह जो भी हो, कौम का दिल इस शिकस्त से यकीनी तौर पे टूटा हुआ है। मैं बार बार कहूँगी कि दुख होता है, लेकिन दुख में आप अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर जाएं कि आप क्रिकेटर्स के बारे में जो जो बातें कर रहे हैं वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। अब जितने भी लोग हैं जो क्रिकेट की बेहतरी के दावेदार हैं, जिन लोगों ने इस मामले को देखना है, उन्हें मामला देखना चाहिए बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि हमारी जो टीम है वो आउट ऑफ फॉर्म ही सही, इतनी बुरी तो कभी भी नहीं रही है ना। फिर अमेरिका में देख लें कि शिकस्त पे शिकस्त की वजह आखिर बनी क्या, उस वजह के तहत तक जाना चाहिए ताकि मामला सही हो, बेहतरी की तरफ हम जा। दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन खाली तनकीद से तो काम नहीं चलेगा। खेल जो है उसको खेल ही रखें, खेल में सियासत ना लेकर आएँ। खेल पर आप तनकीद कर सकते हैं, परफॉर्मेंस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आप ज़ातियात पर जब हमले करेंगे या उसको भी सियासी रंग देने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है। अच्छा, जहाँ से आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे गवर्नर KP के, उनसे बहुत से आम सवाल पूछूंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कहते हैं कि सच्चा दोस्त और साथी वो होता है जो मुश्किल वक्त में भी साथ दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इस मिसाल पर पूरे उतरते हैं, जिन्होंने एक बार पीपल्स पार्टी का दामन थामा तो फिर इसे छोड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी पे अच्छा बुरा वो जो भी वक्त आया, फैसल करीम कुंडी साहब पार्टी के साथ खड़े रहे, हर मुश्किल का सामना किया और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल करीम कुंडी साहब 2008 में पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। पार्टी की क़यादत ने उनकी सलाहियतों को देखते हुए उन्हें डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के अहम ओहदे के काबिल भी समझा। उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जब वो डेप्यूटी स्पीकर बने तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन मेरे ख्याल से 33 बरस थी और इस उम्र में यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, उनके हल्के पर अगर मैं नज़र डालूँ तो उनका मुकाबला हमेशा मजबूत सियासी हरीफों से रहा है। एक तरफ JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरी तरफ PTI के अली अमीन गंडापुर साहब। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब ही नहीं बल्कि उनके जो दादा हैं, परदादा हैं, वो भी सियासतदान थे और उनके परदादा तकसीम हिंद से पहले 1930 की दहाई में साबिक सूबा सरहद की जो कानून असम्बली है उसके डेप्यूटी स्पीकर भी रहे थे। और लंदन से पढ़े फैसल करीम कुंडी साहब के बारे में मशहूर ये है कि उनकी सियासी तरबियत खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की। तालीम उन्होंने कानून की हासिल की, फिर कानून साजी के लिए सियासी मैदान को चुना और मुसलसल तरक्की करते चले गए। अच्छा, 2003 से अपना जो सियासी सफ़र है वो शुरू करने वाले फैसल करीम कुंडी साहब MNA डेप्यूटी स्पीकर से होते हुए अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे तक पहुँच चुके हैं। अब उनकी अगली मंजिल क्या है ये भी हम जानेंगे और भी बहुत से सवाल आप समझ गए होंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेरे साथ फैसल करीम। शुक्रिया जी कुंडी साहब तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त देने के लिए। अब आप गवर्नर साहब हैं तो इस हवाले से तुम बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट से शुरू करते हैं। तमाम जो कौम है
जितने लोग क्रिकेट के फीवर में मुब्तला, अगर मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा संजीदा ले लेते हैं, खासतौर पर अगर अब इंडिया से हार जाएँ तो लोग जज्बाती हो जाते हैं। इस हवाले से आपने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी, आपकी भी बातें सामने, आपने कहा दुआ तो हम कर रहे हैं, दवा भी कर लें, तो दुआ तो सर आपने की अच्छी, पूरी कौम ने की, लेकिन दवा नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कल मैं एक फंक्शन में था, सुबह और शाम को क्रिकेट का मैच होता था, पेशावर में था, और मीडिया के दोस्तों ने पूछा कि आप क्या, तो मैं कहा दुआ तो पूरी कौम करती है हर वक्त जो है, और पूरी कौम नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का, जहाँ जहाँ पर हमारे कम्यूनिटी है, मुस्लिम कम्यूनिटी, पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैच था। तो मैं कहा दुआ तो डेफिनेटली हम करेंगे, नफल भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ अगर कुछ आगे वाले भी तो कुछ करें ना। तो हमारी तरफ से तो चीज़ दुआ ने तो काम कर लिया, जो इंडिया की टीम ने इतने कम रन बनाए। हाँ। लेकिन वो दवा वाले थे, उन्होंने अब देखें, नॉर्मली ये है कि कोई दिन होता है जिस पे आप मतलब है कि टीम अच्छा खेलती है, मतलब है कि जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है। ठीक है। और देखें आप, अब इंडिया ने बुरी तरह पिटी बैटिंग में, लेकिन उन्होंने कम बैक किया बॉलिंग में, और हम जीता हुआ मैच हार गए। अब कुछ चीज़ें हैं कि जो आप अगर लड़के और मतलब है कि मुकाबला करके हारे तो आप कहते हैं यार आपने बाकी। आपको हार की वजह क्या नजर आती है? हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो खुलकर बड़ी तनकीद हो रही है, चले खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, पीसीबी पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब आप हारते हैं तो गालम गलोच ब्रिगेड शुरू हो जाती है, हम कहते हैं हार गए हैं, और जब जीतते हैं तो पता नहीं चलता कि हम इनको कहाँ पर सर पे बिठाएं, कंधों पे बिठाएं, क्या क्या करें, क्या क्या ना करें। डेफिनेटली दुख होता है, अफसोस होता है कि हम इंडिया से कभी हारते हैं, ये चीज़ होती हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जी एक मैच हारने के बाद आप बोलें कि जी ये पीसीबी का चेयरमैन ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, देखिए आप हर मैच नहीं जीते हैं और हर मैच आप हारते भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप लड़के अगर हार रहे हैं तो फिर हम कहेंगे यार वाकई। लेकिन कल डेफिनेटली टीम ने मायूस किया, और हम इतने फराग दिल हैं कि जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लोग आते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की टीम थी, चाहे वो बांग्लादेश की टीम थी, या अफगानिस्तान की टीम थी, हर किसी को हम ही सहारा मुहैया करते हैं जीतने का कि आप जीत जाएँ और आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, या जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो। लेकिन साथ साथ जो ठीक है काफ़ी लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, जिस सूबे का मैं गवर्नर हूँ, जहाँ पर बड़ा क्लेम होता है, वहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट 15 साल से नहीं हुई। अच्छा। कोई PSL का मैच नहीं। आधी हमारी अभी आधी क्रिकेट टीम जो है, लेकिन आपकी तो वो जो सूबा है वहाँ पे तो वो जो बानी चेयरमैन PTI उन्होंने अपना वोट बैंक इतना स्ट्रॉन्ग किया, उनकी हुकूमत पहले बनी फिर बनी, तो अब उन्होंने कभी वहाँ क्रिकेट के लिए काम नहीं किया। यूथ की बात करते हैं, ये थोड़ी बड़ी ये बड़ी हैरानकुन बात नहीं है। आप यूथ की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, इनके पहले गवर्नर साहब होते थे और CM साहबान और इनके लीडर साहबान इमरान खान साहब, हर वक्त आप ट्रैक सूट में लगते हैं जैसे बस अभी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। 15 साल से, तो जिस सूबे में इतनी हुकूमत बनाई, आगाज भी वहीं से, मौका भी वहीं से मिला, 15 साल से कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं हुई। अरबाब नया स्टेडियम नामी एक स्टेडियम है जो कि बहुत पुराना स्टेडियम है क्रिकेट का, जब PSL और तुमको कहा तो इसको अपग्रेड करना, PSL हम करेंगे या फर्स्ट क्लास मैचेस करेंगे। 2017 से वो ग्राउंड अपग्रेड हो रहा है, रिनोवेशन हो रही है, और आज तक दूर दूर का उसके कोई मुकम्मल होने के असरात मैंने चेक किया। होने का अक्टूबर में भी अगर हमें पैसे मिल गए तो हम कंप्लीट करेंगे विदाउट फ्लड लाइट्स। तो ये हाल है हमारे यूथ की हुकूमत का। और ये वैसे ये PTI की हुकूमत पर बड़ा एक सवालिया निशान है, और आप बात भी करें देखिए, मैं शायद आपको बोलूँ कि ये शायद गलत बात है। जी जी, आप जाके चेक कर लें। ठीक है, नहीं आप इतने वसूख से बात कर रहे हैं तो गलत बात तो नहीं है। जरा से चेक कर लें, आपके तो वहाँ पे नुमाइंदे होंगे, उनसे पूछें जरा चेक करके कि आखिरी दफ़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट कब हुई थी। ठीक है। और अरबाब नया स्टेडियम की क्या पोजीशन है, कब कंप्लीशन डेट थी उसकी, और क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। चलें, एक क्रिकेट मैच से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच पड़ा हुआ है आपके दरमियान और अली मीन गंडापुर के दरमियान। इससे पहले कि इस पर मैं आपका कमेंट लूँ, इस पर हम मज़ीद बात करें, ये वैसे क्रिकेट मैच से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया मेरे ख्याल से, आप अग्री करेंगे, नाज़िम भी अग्री करेंगे। एक क्लिप होगा टीम, ज़रा चलाइएगा, आप भी सुनिएगा, सिर्फ मैं आपकी तरफ आती हूँ, चलाइएगा। ओनर की हैसियत क्या है? तो क्या बातें कर रहे हो, काम की बात करो यार। एक बंदे की हैसियत ही नहीं है। कि गंडापुर साहब के साथ मेरी रिश्तेदारी भी है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब। उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं ऐसी रिश्तेदारी को नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में वहाँ से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए,
बर्दाश्त कर रहा हूँ रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम। वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे, तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है, तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस पे रह, उन्हें गाड़ियाँ भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा, फिर बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको। जी तो नाज़रीन आपने सुना। इससे पहले कि मैं कुंडी साहब से इस पर कॉमेंट लूँ, कुंडी साहब ये क्या मतलब ये होश में होते हैं, इस तरह की बातें करते हैं? बड़ा ज़र्फ है आपका कि आप सुन लेते हैं बातें। मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं कहता हूँ दिन में 3-4 बयान दिया करें। जब मैं ये देखता हूँ ना मुझे बड़ी, क्योंकि सारे दिन होते हैं, मीटिंग्स होती है, बड़े स्ट्रेस में होते हैं आगे पीछे, जब इनके बयान देता हूँ मुझे रिलीफ मिलता है। आपका मनोरंजन होता है? हाँ, मुझे रिलीफ में बड़ा, मैं एक कॉमेडी शो होता है, कॉमेडी शो में देख रहा होता हूँ और जो है वो जो है बड़ा मतलब सारे दिन की जो हेक्टिक रूटीन होती है उसके बाद आपके लिए एंटरटेनमेंट है। मेरी तरफ से आप उनको कह दें कि एक दिन में 3-4 बयान दिया करें ताकि हम कुछ हंसी मजाक भी हो कि सारा दिन सीरियस चीजें होती हैं। अच्छा नहीं मतलब ठीक है, ये मैंने इन्होंने सवाल कर लिया मुझसे, मेरे 2-3 सवाल की बात भी की थी, चलो उस पर बाद में आते हैं। आप पहले बाकी जो आप कहना चाह रहे कहिए। तो टिकटॉक वाले तो खुद ही हैं। देखें हमारे आपको टिकटॉक का ताना क्यों दे रहे हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आई। दो खैबर पख्तूनख्वा है, दो, एक सोशल मीडिया का है ठीक है, और एक जनरल खैबर पख्तूनख्वा। अब आपने कहा कि मैं कहता हूँ कि दो पीटीआई की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सूबों का हेल्थी कंपटीशन आपस में होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास 34 यूनिवर्सिटीज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें से 26 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स नहीं हैं। अब यहाँ देखें कि इतने इन्होंने, मैं स्पेसिफिकली आपकी तौर से और मैं आपको स्पेशली आपकी मीडिया को बोलूँगा, क्लिप मेरा चीफ जस्टिस तक पहुँचा और मैं खुद भी उनको लेटर लिख रहा हूँ। उस दिन चीफ जस्टिस साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट में हमारे सरकारी वकील पेश हुए, मुझे मीडिया के ज़रिए, मेरे पास अभी उसके टिकट मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हमने वाइस चांसलर इसलिए नहीं लगा चुके कि गवर्नर साहब ने के पास हमने समरी भेजी हुई है और वो समरी जो है वो अभी तक उन्होंने अप्रूव नहीं की है। तो चीफ जस्टिस साहब का मैं मशहूर, उन्होंने कहा शायद वो मसरूफ़ हैं, अभी नए आए हैं, लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में भी जब हो रहा है, जिस वक्त मैं बैठा हूँ, इस वक्त तक मेरे पास एक समरी भी नहीं है। आपके साथ गलत, मैं वो लफ्ज़ नहीं संभाल जो पीटीआई संभाल, आपके साथ आपके जो वकील हैं जो सूबे के आए हैं आपके पास, उन्होंने आपके साथ गलत बयानी से काम लिया है। कोई समरी मेरे पास नहीं है, बल्कि मैंने बाकायदा सीएम को लेटर लिखा है चंद दिन पहले कि आप यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर अपॉइंट करें। 6 या 9 यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने इरेगुलरली एक्टिंग चार्ज दिया है वाइस चांसलर को, जिसकी मैंने समरी वापस कर दी है कि दिस इज़ नॉट द वे टू अपॉइंट एक्टिंग वीसीज, बिकॉज सेक्रेटरी एचआरडी ने सीएम को और गवर्नर को बाईपास करके खुद ही उनको एक्टिंग चार्ज दे दिया, जो कि उसके अहल वो नहीं है। दैट्स सबजुडिस मैटर इन पेशावर हाई कोर्ट। ये अच्छा 3 अरब रुपए इन्होंने रखे थे पिछले साल सिर्फ 34 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। इस साल भी इन्होंने 3 अरब रखे। पंजाब ने पिछले साल 6 अरब रखे थे, इस साल पता नहीं कितने रख रहे हैं। और सिंध की सूबाई हुकूमत ने कितने रखे हैं? 20 अरब रुपए। और इस साल मुझे उन्होंने कहा कि शायद हम 26 या 30 करें, लेकिन 20 अरब रुपए रखे हैं। तो ये पोजीशन है हमारी तालीमी मेयार की कि 34 यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, धड़ाधड़ उसमें सियासी भर्तियाँ की गई हैं, वहाँ पर पैसे देने के नहीं हैं। 3 अरब रुपया मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी से लेके आए, इट्स पीनट्स फॉर 34 यूनिवर्सिटीज़। ये तो इनकी तालीम का ये हाल है। स्पोर्ट्स का मैंने आपको बता दिया कि ये उनका हाल है। दूसरी बात है, अगर ये यूथ की बात करते हैं, मेरी यूथ मेरे लिए बायस इज़्ज़त है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन सिंध ने स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी ख़त्म की है। क्या खैबर पख्तूनख्वा की यूथ पे, स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी ख़त्म हुई है? नहीं हुई है। तो हम कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। अगर सिंध ने 20 अरब रुपए रखे हैं तो आप 30 अरब रुपए रखें, 25 अरब रखें। अगर सिंध ने यूथ से जो है, अगर आपके स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी ख़त्म कर दी है तो आप भी ख़त्म कर दें, कंपटीशन करें ना। अच्छा, अब जो है टिकटॉक, देखिए हम टिकटॉक वाले नहीं, ये टिकटॉक वाले नहीं। तो टिकटॉक वाली बात कर क्यों रहे थे? मैं भी हैरान थी, आप टिकटॉक वाले हैं वैसे। वो खुद छोड़ दें, खुद क्या कहने लगे, करते बात। इन्होंने मुझसे सवाल किया ना, इन्होंने उस दिन लोगों पे ताने करते हैं, फिर कहते हैं मुझसे सवाल क्यों करते हो। आपने बिलावल भुट्टो पे भी सवाल किए, आपने आसिफ अली ज़रदारी पे भी सवाल किए, आपके पास पिछले 4 साल में मरकज़ी हुकूमत भी थी, सूबाई हुकूमत भी थी। अगर हम चोर थे तो हमें फांसी चढ़ा देते। लेकिन मैंने इसे मामूली से बड़े मासूमाना सवाल किया कि आप बताएं कि आपके वालिद साहब को फ़ौज से क्यों निकाला गया था, आपको NCA से क्यों निकाला गया था, ठीक है। और मैं सवाल करता हूँ कि आप ही के दौर में आपकी सूबाई वज़ीर इसरार गंडापुर शहीद हुए थे, जिसके भाई आज भी डायरेक्टर FIA हैं, और उन्होंने 164 का बयान जो कि जज के सामने रिकॉर्ड किया था, उसमें आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मैं शायद मानता हूँ कि शायद आप इसमें मुलविस नहीं हैं, तो आप वो शोहदाए कुलाची के लवाकिन के साथ बैठकर एक जुडिशल कमीशन बना लें और अपने आप को क्लियर कर लें। 9 मई बिल्कुल मेरे बाप का है, ये पाकिस्तान मेरे बाप का भी और आपके बाप के, हर किसी के बाप का है।
और जो 9 मई में हुआ है वो पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं कर सकते हैं। और मैं जब तक मैं हूँ मैं सवाल करूँगा, क्योंकि आप ही के लीडर ने कहा था कि मेरे जाने के बाद ये कोर कमेटी है, आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आप उसको क्लियर करेंगे। मुझे बताएं ना, अच्छी बात है, कोई ऐसे शख्स को रिश्तेदार कहेगा जो हमेशा अदालत में या शहद की बोतल के लिए पेश हो या किसी के कत्ल में पेश हो या 9 मई में पेश हो। और जब तक इंशाल्लाह मैं बैठा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं आपसे 9 मई के भी सवाल करूँगा, मैं आपसे इसरार गंडापुर शहीद के लिए और शोहदाए कुलाची के इंसाफ के लिए बात करूँगा। और डेफिनेटली मैं, अगर आप भी सवाल करेंगे मैं भी सवाल करूँगा कि आपको NCA से क्यों निकाला था और आपके वालिद को फ़ौज से क्यों निकाला था। तो इन सवालों के जवाब कभी मिलेंगे आपको? दे ना बड़े तगड़े। मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के जिस चैनल में मेरे साथ आके ये मनाजरा कर सकते हैं, मैं बैठने को। चलिए मैं लाइव शो में मुतालबा कर देती हूँ, ठीक है। अली मीन गंडापुर साहब, आप मनाजरा करने के अगर तैयार हैं तो आप आइए मेरे प्रोग्राम में। कुंडी साहब आपको दावत दे रहे हैं और आप मनाजरा कर जैसे शहद की बोतल के टाइम पे भागे था ना, किसी चैनल पे नहीं बैठेगा। अभी भी ऑल फॉल बोलेगा कि मैं क्यों बैठूं, ये कौन है बिठाने वाला। मैं चैलेंज आपने नकल भी अच्छी उतार ली है, ठीक है। इस बात में थोड़ी टिकटॉक वाली बात करे तो ना, लाइटर नोट। ये मैं कहता हूँ जो इसकी मर्जी का चैनल हो, जो ये समझता है कि यार ये मेरी पार्टी का करीबी चैनल है, जो एंकर इसको पसंद है, फुटपाथ पे कहे, स्टूडियो में कहे, हाईवे पे कहे, मोटर पे कहे, जिधर मेरे साथ, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। इन्होंने 10 साल जो हुकूमत की है, एक महकमा उठा लें कि इस महकमे पे मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ सर। ठीक। अच्छा, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि जिस तरह आपसे कुछ जाती मसला है इनको, जिस तरह वो आपसे बात कर रहे होते हैं तू करके, फोबिया आपका। उनके जहन पे फैसल करीम कुंडी सवार हो चुका है, और रात को भी नींद से जागता है और पता कहता है शायद गवर्नर राज तो नहीं लगी है, तो उसको गवर्नर राज और फैसल कुंडी उनके जहन पे सवार आ जाती। और मैं कहता हूँ कि मेरे दोबारा है कि दिन में 3-4। आप ये कह रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब को आपका फोबिया हो गया फैसल करीम कुंडी साहब का, और वो रात को भी उठ के परेशान होकर देखते हैं गवर्नर राज तो नहीं लग गया। हाँ, ऐसे मुझे सुनने में मिला। आपको सुनने में मिला? ये बड़ी बात है, वाकई इस तरह की बातें करते हैं ये, नाम ना ले किससे करते हैं, लेकिन आपको बाकी सुनने में मिली। जो दिन में ऐसी बातें कर दोगा तो रात क्या बातें कर दोगा, सुन ले। दिन में ऐसी बातें करते हैं। आपके सामने क्या बोला? ये दिन था ना। अली मीन गंडापुर साहब ये अपने करीबी लोगों से बातें करते हैं जो आप तक भी पहुंच जाती हैं कि वो परेशान है कि गवर्नर राज लगने वाले हैं। खुद कहता था ये गवर्नर राज के लिए। भाई हम जमहूरी लोग हैं, हम कभी भी इन जैसे सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। वो तो अपनी तरफ से तड़ियाँ लगा रहे होते हैं ना, नूरी नाथ स्टाइल में। आपको नूरी नाथ हमारी फिल्मों के कैरेक्टर थे, तो वो नूरी नाथ बने होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं वो डरे होते हैं आपसे। वो मैं कहता हूँ मुझे नथुलाल वाली है, लेकिन काम नहीं होता। अच्छा, वैसे गवर्नर राज लग सकता है, क्योंकि मामला जहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि ये साहब तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ बैठकर अच्छे तरीके से बात करेंगे, आगे बेहतरी की बात होगी, मुफाहमत की बात होगी, तो ये तो फिर गवर्नर राज वाला मामला बनता दिखाई देता है। और आपको लगता है पहले जब मैंने ओथ लिया, मैंने इनको दावत भी दी और बातचीत भी, मैंने इनको मैसेज किया कि बिल्कुल मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मैं मरकज़ और सूबे के दरमियान पुल का किरदार करूँगा, गवर्नर हाउस का भी साजिश का गढ़ नहीं होगा, हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। SIFC में जब पिछली दफ़ा नहीं बुलाया गया था, मैंने जो है प्राइम मिनिस्टर से कहा कि इंटरवेन करें, हमारे सूबे के वज़ीर आला होना चाहिए, अच्छी बात है। और जब ये कहता था कि मैं स्विच ऑफ ऑन करूँगा, बिजली बंद कर सकता हूँ सूबे की, लेकिन मैंने हमेशा इसको कहा कि आप दलील और दलाइल से बात करें। और मैं इस जगह पे थोड़ा सा इसका शुक्र भी अदा करूँगा। अच्छा, कि जब गए हमारे भाई मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठे, लगारी साहब के साथ बैठे, वैसे लगारी साहब, और बैठे तो कुछ मसाइल हल हुए। और तब इनकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उन्होंने खुल के इन पे तनकीद भी बहुत की थी। प्रॉब्लम तो ये है, मुझे उसकी मजबूरी का एहसास है, क्योंकि जब ये बातें नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी पक्की नहीं होगी ना। नौकरी पक्की करने के लिए अंदर इतने अच्छे बच्चे होते हैं, जब वज़ीर आज़म से मिलते हैं, इतने अच्छे बच्चे होते हैं, जैसे आप कहेंगे कोई 5वीं 6वीं क्लास रूम का। अली मीन गंडापुर की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, इतने अच्छे बच्चे की तरफ बेव करते हैं, लेकिन बार कहते हैं मेरी मजबूरी है, मैंने कुछ बोलना है, तो हमने कहा आपको इजाज़त बोलें। अगर इससे भी सख्त बातें मेरे खिलाफ करें, मुझे मज़ा आता है। यानी आप कह रहे हैं अली मीन गंडापुर के 2 चेहरे हैं? देखिए, उनको एक, वो कहते हैं एक मेरा सियासी चेहरा और एक हुकूमती चेहरा, एक सियासी चेहरा, क्योंकि उन्होंने उधर नौकरी नहीं पक्की करनी। नौकरी जब करेंगे तो ऐसी बातें दी करेंगे तो नौकरी कैसे पक्की होगी? ठीक है, तो गवर्नर राज लगने के इम्कानात हैं आगे जाके? यही मामला सुधार की तरफ जाएंगे? कोई पीर या सुधार की तरफ जाएंगे? मेरे पास पीर या तावीज़ या वो तो दिया कि मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकूं। मैं तो आजकल की आपके साथ बात सर, अथॉरिटी है ना? क्या अथॉरिटी लग सकता है? मेरी कोशिश होगी कि सियासी यतीम सियासी शहीद न बने। ठीक है, यानी आप उनको सिंपैथी वोट मजीद नहीं लेने देंगे जो उन्होंने ऑलरेडी लिया, और ये कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। यानी इनकी अपनी ख्वाहिशात में शामिल होगा कि गवर्नर राज लगे। ये चाहते हैं कि हम सूबे का लूट मार कर लें, माल गनीमत समेट लें, और उसके बाद हम सियासी शहीद बन जाएं। हम आपको सियासी शहीद नहीं बनेंगे। देखिए, इस दफ़ा जो अभी जो गंदम में इन्होंने जो करप्शन की है, रिकॉर्ड करप्शन की है, जो पंजाब से गंदम आई है, सिंध से गंदम आई है, मिडल मैन ने रोल प्ले किया है, खैबर पख्तूनख्वा के ज़मींदार रुल गए हैं, बाकी सुबह मुश्किल थी।
लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के ज़मींदारों को देखें जिस तरीके से वो रुल गए। आप देखें 18वीं तरमीम के बाद आप लोग हमें ताने देते हैं ना कि सूबे का जिम्मेवारी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना। अली अमीन गंडापुर के फार्म के साथ कभी जज अगवा होता है, कभी पुलिस की पे फायरिंग परसों हुई है, कभी जो है वो लकी सीमेंट से भत्ते लिए जाते हैं, कभी जो है हमारे जो है अपने कस्टम इंटेलिजेंस के लोग शहीद किए जाते हैं। जो बंदा अपना ज़िला नहीं संभाल सकता वो जाके बड़े बड़े दावे करता है कि मैं पेशावर और स्वाद और जलसे। चलिए एक खबर आपने दी है कि गवर्नर राज नहीं लगेगा, तो अली अमीन गंडापुर सब जो रात को उठ जाते हैं खौफ के मारे कि गवर्नर राज तो फैसल की रिपोर्ट नहीं लगा रहे, तो अब वो खौफ उनका खत्म हो गया। ये प्रोग्राम को देख के खौफ खत्म कर लें अपना। मैंने कहा कि मेरी आपने कहा इनको सियासी शहीद नहीं बनने देना, सिंपैथी वोट नहीं लेने देना। मेरी कोशिश होगी कि सियासी यतीम सियासी शहीद न बने। कोशिश होगी यानी अभी भी चांस बाकी है। नहीं देखिए, मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन, मेरे पास कोई पीर शीर नहीं है, कोई तावीज़ शावीज़ और वो नहीं है जो इनके पास तो सहूलत मुयसर हमारे पास नहीं है। तो मैं आपको अब क्या प्रेडिक्शन होगी, हफ्ते बाद क्या है, महीने बाद? पीरों की सहूलत मुयसर है फिर भी जेल में बंद बैठे हुए हैं। ये कैसा पीर है जो जेल से बाहर नहीं निकाल पाता? अमाल अपने ऐसी है ना। हाँ, अपने अमाल की वजह से। और ये क्या जेल है, 7 स्टार होटल है। आपको याद है इमरान खान ने अमेरिका के स्टेडियम में खड़े क्या कहा था, फ्रिज निकाल लो इनसे, टीवी हटा दो, क्यों कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब उस वक्त अस्पताल में थे, उनको दवाइयों के लिए फ्री चाहिए था, नहीं दिया गया था। अब कहते हैं मुझे मुरहन ग़िज़ा खिलाई जाए, मेरे लिए जिम बनाओ, मेरे लिए किताबें लेके आओ, मेरे लिए ये करो वो करो। तो 7 स्टार होटल में जैसे ऑर्डर दें। मैं तो हुकूमत से कहूँगा, मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि आपके पास क्या बाकी जो है कैदियों के पास भी ये सहूलत मुयसर है कि नहीं है? कि सिर्फ आप एक शख्स के लिए आपने ये काम किया है। अगर एक शख्स के लिए आप कर रहे हैं तो वो तकरीर जो अमेरिका के स्टेडियम में उसने कही थी उसको दोबारा ज़रा सुने और उसी के मुताबिक जो उसकी ख्वाहिश थी हो उसी के मुताबिक उसको हिला दीजिए। अच्छा, डेथ सेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे उस जेल के लिए, लेकिन आपने जो 5 स्टार 7 स्टार कह रहे हैं, मैं आप दोनों से डिसएग्री करती हूँ। ना तो वो डेथ सेल है, वो तो शायद आई थिंक 6/8 होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, सबसे छोटा जो 6/8 जिसकी लंबाई होती है 6/8, और ना ही वो 7 स्टार या 5 स्टार होटल है। तो हम क्या इधर चले जाते हो तो हम दरमियान में क्यों नहीं रहते? डेथ सेल भी नहीं है लेकिन 5 स्टार होटल भी नहीं है। क्या बाकी भी जो वहाँ पर जो कैदी मौजूद हैं उनको भी ये जिम की सहूलत है? उस पर फिर वो आगे से कह देते नहीं, साबिक वज़ीर आज़म थे, वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। कौन सा अफलातून था जो साबिक वज़ीर आज़म थे? साबिक वज़ीर आज़म को तो आपने फांसी भी चढ़ा दिया था इस मुल्क ने, उसका अदालती कत्ल भी हो चुका था भुट्टो साहब। क्या उसको ये चीज़ थी? क्या बाकी जो लोग और इतने साल बाद उनको इंसाफ मिला? बाकी लोग जो आपने अपने सियासी तस्कीन के लिए उनको अंदर डाला, जिस तरीके से आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब को, जिस तरह मुझे मरियम साहिबा को जिस जेल में रखा गया तो उसके साथ कंपैरिजन आप देखते रहे, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने अंदर किया, फरियाल तालपुर साहब को अंदर किया। तो क्या उस वक्त क्या आप तो उस वक्त ऐलान करते थे कि अगले हफ्ते फलां पकड़ा जाएगा, 2 दिन बाद ये पकड़ा जाएगा, 6 दिन बाद ये पकड़ा जाएगा, और आप अपनी तस्कीन के लिए कि हमारे सारे सियासी मुखालफिन जो हैं वो अंदर चले जाएँ। तो आगे उस वक्त कहते थे अदालतें आज़ाद है, अदालतें अभी आज़ाद हैं। अच्छा, क्या देख क्या रहे हैं आगे आप इनके केसेस का? क्योंकि अभी जो रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है उसको ढील इस तरह के नामों से जोड़ा जा रहा है, तो बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। जिनके साथ वो बात करना चाहते हैं उन्होंने उनको साफ जवाब दे दिया, कभी आप सियासी लोगों से बात करें, हमसे क्या बात करनी है। अभी तक ये ख्वाहिशमंद है, मेरे प्रोग्राम में जो भी आता है कहते हैं हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम हुकूमत ही नहीं मानते, हम सिटिंग गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। तो फिर जब बात भी नहीं आप कर रहे, मुज़ाकरात की तरफ भी नहीं जा रहे, फिर डील कैसे हो सकती है? इनको पुराना ज़माना याद है जब वो लोगों के कंधों पे और बैसाखियों के सहारे आए थे कि उसी तरीके से कोई आए हमें जो है गोद में ले और हमें जाके प्राइम मिनिस्टर उसमें वो ले लें। अब वो नून लीग के बारे में तासुर देते हैं ना, वो ये कि नून लीग कैसे आई है। नहीं, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। देखें, हम आज भी कहते हैं कि अगर आप 2018 में RTS का जो है वो कमेटी बनाते और चेक करते कि RTS क्यों बैठा गया था, तो आज आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज भी अगर आप पॉलिटिकल फोर्स के साथ बैठेंगे, आपके पास फोरम है, वो पार्लियामेंट है, जिसकी आप बेतौकीरी कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, पार्लियामेंट को नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हम पार्लियामेंट नहीं बैठेंगे, अगर आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देना चाहते हैं तो फिर आप रोएं भी नहीं, फिर आप ये बातें ना करें। आपका फोरम जो है और सब कुछ ठीक करने का फोरम है वो पार्लियामेंट है। अगर आप पार्लियामेंट को इज़्ज़त नहीं देंगे, पार्लियामेंट के फोरम में बैठ के, कमेटी से बैठ के चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, फिर हम 5 साल बाद फिर बोलेंगे इलेक्शन हो गए, इसमें धांधली हो गई, फलां ने ये कर दिया, फलां। सर 5 साल, आप 5 साल की बात करें, अभी खैर 3 महीने बाद की प्रेडिक्शन दी है मंजूर वसान साहब ने, जो कि प्रेडिक्शंस देने के हवाले से काफ़ी माहिर हैं। एक शेख ऋषि सा पेशगोइयाँ करते होते थे, लेकिन जब से वो चिल्ला काटने के बाद वो TV पर भी नहीं आते हैं। तो 3 माह बाद कहते हैं असम्बली तहलील हो जाएगी, कौमी असम्बली तहलील होती दिखाई देती है मंजूर वसान साहब को, लेकिन सूबाई असम्बलियाँ नहीं। तो ये उनकी ज़ाती राय है जो प्रेडिक्शन है, या फिर
पार्टी की तरफ से कोई बात कर रहे हैं? नहीं, ज़ाती रहे पार्टी कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी की अगर बात होती है, पार्टी के चेयरमैन बात करते हैं, पार्टी के तर्जुमान बात करते हैं, ऐसी बात है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इस चीज़ को, जो भी जमहूरी पार्टियाँ हैं, हमारा हमेशा ये रहा है कि पार्लियामेंट अपनी मायात पूरी करे। हुकूमतें आती जाती हैं, पीपल्स पार्टी का शुरू से बड़ा क्लियर हुकूमतें देखें, हुकूमतें आती हैं। अगर आज अपोजिशन के पास तादाद हमसे हुकूमत से ज़्यादा होती है और वो अदम एतमाद लाते हैं, तो उनके जमहूरी हक है। माजी में भी हुई थी। अब कहते हैं अगर किसी पास भी नंबर ज़्यादा होते हैं वो जमहूरी तरीके से आ सकते हैं, गैर जमहूरी तरीके से मैं नहीं समझता। और वसान साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जी जी, वो जो भी कहते हैं तो फिर उस पर 3 महीने बाद फिर डिबेट कर लेते हैं। ठीक है। वो जो फेज़ 2 आना था, आप लोगों ने वजारतें लेनी थी, इसका बड़ा चर्चा था। फेज़ 1 जब आया था इलेक्शन के फ़ौरन बाद, वो फेज़ 2 हम अब करीब समझें? किसने बताया वो फेज़ 2 का? खबरें रखने वाले ज़राए। फिर ज़रा से पूछें। नहीं, हम तो आपको ऑथेंटिक समझते हैं ना। मैं आपसे तस्दीक करना चाह रही हूं। आपको जिसने फेज़ 1 और फेज़ 2 बना के दिए आप उन्हीं से पूछ लें। ठीक। लेकिन जब मैंने जो है, अगर फेज़ 2 आ जाता है फिर अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में तो कोई बात नहीं। ठीक है। देखिए, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जब पीपल्स पार्टी जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग शुरू हुई थी, उसमें डिसाइड हुआ था कि पीपल्स पार्टी शायद काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। अब दोबारा अगर काबीना का हिस्सा बनना भी है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने यह फैसला करना है कि अब काबीना का हिस्सा बनते हैं। और इस फैसले के इम्कान लेकिन जिस तेज़ी से और जिस जल्दबाजी में मीडिया के हमारे दोस्त बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने हमें वजारतें भी दे दी हैं और उनके बता भी दिए कौन कौन से महकमे उनको मिलने हैं। तो जब अगर पार्टी लीडरशिप, यानी आप उन तमाम खबरों की तरदीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ होनी है, अगर ये बातचीत होनी है, तो हमारे पीपल्स पार्टी के फोरम है, उसने डिसाइड करना है। वो डिसाइड कर लेती है, कल ही डिसाइड कर लेती है। खबरें भी तो कहीं ना कहीं से आती हैं ना। चलो अच्छी बात है। ये जो ज़राए ये कहीं ना कहीं से खबरें देते हैं ना, अच्छी बात है। अगर पार्टी, अब जैसे आप तक खबरें आई ना कि अलीमीन गंडापुर साहब रात को उठ जाते हैं और कहते हैं कि फैसल करीम गुंडी ने गवर्नर राज तो नहीं लगा दिया, तो आपको भी करीबी लोग ही खबरें देते हैं, तो हमें भी आपके करीबी लोग कोई ना कोई खबर दे देते हैं। अगर प्यारे, और फिर हम आपसे सवाल पूछ के तस्दीक तरदीद का सवाल पूछ लेते हैं। मुझे अगर मेरे प्यारे वज़ीर आला सवाल करेंगे फोन करके तो मैं उनको बता दूंगा मुझे किसने बताया। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म से कोई जाते जाते बड़ी खबर दे दें फिर गवर्नर साहब। क्या कोई खबर जो आपके पास? मेरे पास कोई खबर नहीं। वजारतें फिर लेने जा रहे हैं? आई डोंट नो। मैं देखें पार्टी की सीसी ने, अगर पार्टी की सीसी कल फैसला करती है कि हमने आना है, ठीक है, तो आई एम नॉट दी पर्सन कि मैं कहूँ कि न लें। तो नॉर्मली ये है कि पार्टी में मुख्तलिफ राइज होती हैं। सीसी में आपकी राय क्या है बाय द वे? आपकी राय क्या? आपको लगता है कि आना चाहिए, वजारतें लेनी चाहिए, या ये जो बोझ है, या आपके पास आईनी ओहदे रहे हैं और ये सारा बोझ है ये नून लीग उठाती रहे? नहीं, देखें ये चीज़ें जो हैं वो, देखें नून लीग नहीं उठाई। नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो हैं वो इत्तेहाद का हिस्सा हैं। हर अच्छे और बुरे फैसले में नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वजारतें हैं जो कि सियासी बैकग्राउंड नहीं रखते, जिनमें खुल के तनकीद होती है हमारी तरफ से, उनकी तरफ। देखिए प्राइम मिनिस्टर का मोहसिन नकवी साहब, औरंगजेब साहब, इन पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुलकर तनकीद करते हैं। देखें ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, ठीक है, कि वो किसको अपना मुशीर रखते हैं, किसको अपना वजीर रखते हैं, किसको कौन सा महकमा देते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। अगर जो लोग तनकीद करते हैं तो वही लोगों ने तो फिर हमारे ही फाइनेंस मिनिस्टर अपने साथ ही लिए हुए थे। कुछ लोग डेपुटेशन थे, मैंने कहा डेपुटेशन पे वापस चले जाएंगे। तो नॉर्मली अगर आप देखें कि इनके दौर में जो दौर था तो कौन कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ज़रा नाम ले लें आपको। इन्होंने अपने एक कॉम्पिटेंट बंदा रखा था जिसको पहले 3 महीने में उड़ा दिया उसको, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं पीपल्स पार्टी वाले फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे थे और उससे बेहतर इनके नज़र में कोई था नहीं। असद उमर साहब की बात कर रहे हैं। फिर आप देखें कि शौकत तरीन है, फिर अपना दूसरे भी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, फिर हफीज़ साहब को लाना पड़ा, हफीज़ शेख साहब आए, फिर उनको सेंटर बनाने की कोशिश की ताकि फुल फ्लैज मिनिस्टर बने, वो सेंटर नहीं बन सके। उस वक्त कौमी असम्बली ने अदम एतमाद की हुकूमत पर इज़हार किया। ठीक है, तो अगर वो लोग तनकीद करें जिनके पास अपनी कोई टीम हो, ठीक है जी। अगर औरंगजेब साहब कॉम्पिटेंट बंदे हैं, अगर मोहसिन नकवी साहब कॉम्पिटेंट बंदे हैं तो हाँ, तो ठीक है, उनको मौका मिला, ठीक है, फेयर इनफ। और उनकी परफॉर्मेंस बता देगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मोहसिन नकवी साहब इतने कॉम्पिटेंट बंदे हैं कि आपके खैबर पख्तूनख्वा के जो बिजली का मसला है वो मोहसिन नकवी साहब हल कर रहे हैं। उनका महकमा तो नहीं है ना। ठीक, अगर उनके उस जुरिस्डिक्शन में आता फिर भी ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी का सहारा लेके उसकी हेल्प लेके आपने मसला हल किया तो मतलब कॉम्पिटेंट बंदे हैं ना। ठीक है, अच्छा ये बात हो रही है वजारत खजाना के हवाले से, मुझे ज़रा बजट पे लास्ट कमेंट आपका चाहिए। बजट आ रहा है तो कैसा बजट होगा? आवाम तो उस बजट होगा, कोई मुशावरत हुई? मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ। कोई मुशावरत हुई? मैं पेशावर में तो मुझे नहीं पता, मेरे साथ पार्टी जी, मैं तो पेशावर में तो मुझे मशावरत नहीं पता। डेफिनेटली अगर पार्टी के साथ हम इत्तेहादी हैं, डेफिनेटली पार्टी साथ होते। मैं तो ज़्यादातर पेशावर में होता हूँ। आपके इल्म में है कुछ? नहीं है मेरे इल्म में। ठीक है, लेकिन बजट अवाम दोस्त होगा? उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह होगा। अब उम्मीद करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कुंडी साहब तशरीफ़ लाने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।